मैं राजेंद्र वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। मैं आज कक्षा 6 गणित विषय के तीसरे अध्याय पूर्णांक इंटीजर्स को पढ़ाएंगे, जिसका व्यवहारिक जीवन में बहुत ही महत्व है। जैसे हम तापमान को मापते हैं, तो जब तापमान हमारा 0 डिग्री से अधिक होता है, 0 डिग्री से अधिक होता है, तब धनात्मक पूर्णांक होता है। जब तापमान 0 डिग्री से कम होता है तो ऋणात्मक तापमान कहलाता है। इसी तरह से जब हम समुद्र तल से कोई ऊपर जहाज जा रहा होता है, जैसे 1000 मीटर ऊंचाई पर, तो उसे प्लस से दर्शाते हैं। जब कोई पनडुब्बी पानी के नीचे नीचे चलती है तो उसे हम माइनस पूर्णांक से दर्शाते हैं। इस प्रकार देखिए कि पूर्णांक का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर पहला, निम्नलिखित कथनों के विपरीत लिखिए। निम्नलिखित कथनों के विपरीत लिखिए। इसका पहला सवाल हमारा है कि 9 का लाभ, तो यहाँ पर रुपये 9 का लाभ, तो इसके विपरीत होगा के विपरीत, रुपये 9 का लाभ के विपरीत रुपये 9 की हानि, रुपये 9 की हानि। इस प्रकार से हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं। देखिए, भार में कमी, दूसरा है भार में कमी के विपरीत लिखेंगे भार में, अब यहाँ पर कमी हो रही है तो यहाँ होगा भार में वृद्धि, भार में वृद्धि। तो इस प्रकार से जैसे पूर्व दिशा में जाना, तीसरा है पूर्व दिशा में जाना के विपरीत पूर्व के विपरीत क्या होता है, उल्टा क्या होता है, पूर्व के उल्टा पश्चिम होता है, इसलिए पूर्व दिशा में जाना के विपरीत होगा पश्चिम दिशा में जाना, पश्चिम दिशा में जाना, पश्चिम दिशा में जाना। इसी का दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल हमारा है, पूर्णांकों के प्रयोग द्वारा
निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर पूर्णांकों का प्रयोग करना है। जैसे शून्य हमारा पूर्णांक है, ना तो ये धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। यदि कोई जैसे अधिकांशतः प्रश्न पूछता है कि शून्य धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो आप बता सकते हैं कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है, पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक है, लेकिन ना तो ये धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। ऋणात्मक जब शून्य के बाईं ओर यानी शून्य से कम होगी संख्या तब वो ऋणात्मक होगी, शून्य से अधिक होगी तो धनात्मक होगी। तो देखिए पहला सवाल दूसरे का, समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर। अब समुद्र तल है, समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर, ऊपर का मतलब ऊंचाई पर, तो ये प्लस हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया हमारा। कैसा पूर्णांक हो गया? धनात्मक। तो ये होगा प्लस 200 मीटर, प्लस 200 मीटर। फिर दूसरा सवाल है, शून्य से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। अब शून्य से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, तो प्लस 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर नीचे है, अगर यही क्वेश्चन होता शून्य से 15 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, तो यहाँ पर जो हम पूर्णांक लिखते तो माइनस लिखते, क्योंकि शून्य से कम है, शून्य से कम है। अभी बताया है कि शून्य से कम ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य से अधिक धनात्मक पूर्णांक। तो तापमान को जब हम मापते हैं तो पूर्णांकों के सहारे बताते हैं कि यह इतने डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है तापमान, या इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर है। देखिए फिर अगला है तीसरा, ₹500 की हानि। तो हानि है, जब हानि होगी तो माइनस होगा, माइनस ₹500, माइनस ₹500। हानि है, इसका मतलब शून्य से नीचे है, शून्य से नीचे है। फिर 20 कदम पूर्व, यानी 20 कदम पूर्व, तो ये प्लस होगा, 20 कदम। पश्चिम होता तो माइनस होता, क्योंकि एक शून्य जो हमारी बिंदु है उस बिंदु से ये पूर्व है तो प्लस, पश्चिम है माइनस, ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस। तो इस प्रकार से हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं। इसी क्रम में तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल हमारा है, निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। पहला इसका सवाल है -3 और 4 के बीच में। तो हम एक रेखा बना लेते हैं, इस पर दर्शाते हैं। देखिए ये बिंदु हमारा जो है वो शून्य है। अब अभी हमने बताया था शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी शून्य से कम बाईं ओर, शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक, यानी शून्य से अधिक धनात्मक पूर्णांक। तो शून्य के बाईं ओर देखिए -1 शून्य से कम है, फिर -2, फिर -3, -4, फिर 1, 2, 3, इसके बाद 4। अब हमारा क्वेश्चन जो है
वो है -3 और 4 के बीच। तो -3 और 4 के बीच में कौन से पूर्णांक हैं? तो -3 और 4 के बीच, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 और 4 के बीच पूर्णांक बराबर। अब -3 और 4 के मध्य में देखिए -2 है, कमा लगा लीजिए, -1 है और शून्य आपका है, फिर 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल इसका देखिए, दूसरा सवाल है -4 और 0, 4 और 0, -4 और 0 के बीच पूर्णांक। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 और 0 के बीच पूर्णांक बराबर। अब -4 और 0 देख रहे हैं, -4 है और 0 है। अब इनके बीच में क्या है? इनके बीच में क्या है? तो देखिए -3 है और -2 है, -1 है। ये 3 पूर्णांक हैं। इस प्रकार आप इन पूर्णांकों को लिख सकते हैं। तो जो शेष सवाल हमारे रह जाते हैं, इन सवालों को आप अपने बुक से लगाइए और जो समझ में ना आए वो आप जानकारी ले सकते हैं। इसी क्रम में चौथा सवाल पढ़ाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या छोटी है? तो अभी तक हमने पढ़ाया था आपको कि 0 से जो कम है वो छोटा है, 0 से अधिक है वो बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर 0 और -6, तो ये जो 0 है और ये -6, तो 0 से -6 क्या है? छोटा है, 0 बड़ा है। तो हमें लिखना क्या है? कौन सी संख्या छोटी है? तो यहाँ पर लिखेंगे छोटी संख्या बराबर। अब देखिए -6 जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो 0 से कम होता है। ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है वो 0 से कम होता है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, छोटी संख्या बराबर। अब देखिए दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, यहाँ पर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ये थोड़ा सा उससे चेंज है, वहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 नहीं है, तो दोनों ऋणात्मक हैं। तो 0 में जो ऋणात्मक पूर्णांक में 0 में तो आप पता कर सकते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा है, लेकिन अब इसमें देखना है कि जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो इन दोनों में जो अधिक होगा, अगर ऋणात्मक पूर्णांक हैं दोनों तो इनमें जो अधिक होगा वही छोटा होगा। समझ गए? इतना ध्यान रखिए कि ऋणात्मक पूर्णांक को हमें छोटी संख्या लिखनी है इसमें, तो जितने वो अधिक होगा ऋणात्मक उतना ही वो छोटा होगा। तो यहाँ पर -9 है वो छोटा पूर्णांक है, -9
छोटा पूर्णांक है, -5 अधिक है। फिर इसी क्रम में आपका चौथा सवाल है, तो इसमें भी छोटी संख्या बराबर, अब एक तो -24 है, दूसरा 15, तो -24 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। 15 है धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि उसके पहले माइनस का चिन्ह नहीं है। तो ये तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब हमारी धनात्मक संख्या होगी तो वो अधिक होगी, लेकिन लिखी ये 24 है, ये 15 है। देखने में 24 है 15, लेकिन ये जो चिन्ह लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, साइन के आधार पर हमारी जो छोटी संख्या है वो -24 है, -24 है। तो इस प्रकार से आप पांचवा सवाल लगा सकते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या बड़ी है। पांचवें सवाल को आप लोग लगाइए। देखिए, निम्नलिखित संख्या युग्मों में संख्या रेखा पर कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो आप लोगों को एक संख्या रेखा भी बना करके बताए थे। उस संख्या रेखा पर आप देखिए तो ये कह रहा है कि इस युग्म में कौन दाईं ओर है। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्या बराबर। अब देखिए, एक संख्या रेखा बना लीजिए। ये 0 हो गया, -1, -2, -3, -4, फिर 1, 2, 3 और 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार से संख्या रेखा बना लीजिए और इस पर देखिए कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में संख्या रेखा पर कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो देखिए 3 के दाईं ओर 7 है, 3 के दाईं ओर दाहिने हाथ की ओर 7 है, तो लिखिए 7। दूसरे में -4 और -5, तो और एक बढ़ा लीजिए, -5 कर लीजिए, तो लिखिए संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्या बराबर। अब इसमें देखिए दाईं ओर अधिक संख्या होती है, दाईं ओर जो संख्या होती है वो अधिक होती है अपेक्षाकृत बाएं के। तो देखिए -5 कम है, -4 अधिक है, तो इसलिए -4 दाईं ओर होगी, -4 जो होगी वो दाईं ओर होगी, -5 के दाईं ओर होगी। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा वाला सवाल देखिए, संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्या बराबर। अब संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्या 0 और -2। अब -2 देखिए यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है। तो देखिए, जैसा कि आप ये ज़रूर जानते हैं कि जब हम देखते हैं -2 है तो दाईं ओर
अधिक होती है संख्या। तो -2 से शून्य क्या है, अधिक है, तो जो अधिक है वो दाईं ओर होगा, ये ध्यान रखिए। जो अधिक है वही दाईं ओर होगा, जो अधिक है वो दाईं ओर होगा। अब इसमें देखिए कौन अधिक है, -2 और शून्य में शून्य अधिक है -2 से, इसलिए शून्य दाईं ओर होगा। तो दाईं ओर संख्या क्या आएगी, शून्य पूर्णांक। इसी क्रम में आपको अगला सवाल पढ़ाएंगे, जो 7वां सवाल। देखिए 7वें सवाल का पहला सवाल, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए, यानी आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। अब यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक शून्य भी है, इसलिए अब हम सबसे छोटा पूर्णांक लिखेंगे। तो ऋणात्मक पूर्णांक से प्रारंभ करेंगे, जो ऋणात्मक पूर्णांक सबसे अधिक होगा उसको सबसे पहले। देखो -7 और -9, और ऋणात्मक संख्या जो हमारी सबसे अधिक होगी वो सबसे पहले लिखी जाएगी, क्योंकि वो सबसे छोटी होगी। तो -9, फिर उसके बाद -7, फिर उसके बाद ऋणात्मक संख्याएं अब नहीं हैं, तो जब ऋणात्मक नहीं है तो शून्य। फिर इसके बाद देखिए 5 और 3 बचा, तो सबसे पहले 3 लिखा जाएगा, उसके बाद 5 लिखा जाएगा। ये हमारा क्या है, आरोही क्रम है। इसी क्रम में अगला सवाल देखिए। देखिए 8वां सवाल है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। इसका पहला सवाल है 0, -4, 5, 6, -14, 2 और 20। तो यहाँ पर लिखते हैं अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में आप जानते हैं घटते हुए क्रम में, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी क्या है, 20 है, 20 को सबसे पहले। फिर धनात्मक संख्याओं में देखिए कि सबसे बड़ी, अब 20 के अतिरिक्त संख्याओं में, धनात्मक संख्याओं में कौन अधिक है, तो 6। फिर उसके बाद 5, 2, फिर उसके बाद धनात्मक संख्याओं में अब कोई संख्या नहीं बची, तो अब क्या बचा, शून्य। शून्य क्या है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांकों से अधिक है। देखिए अब इसके बाद इन ऋणात्मक पूर्णांकों में जो सबसे कम हो, -4, सबसे अंत में सबसे ज़्यादा ऋणात्मक पूर्णांक को, क्योंकि ये सबसे छोटा होगा। अब गिन लीजिए कि आपने उतनी ही संख्याएं लिखी है जितनी ऊपर थी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सभी संख्याओं को आपने लिख लिया। ये मिलान जरूर कर लीजिए। इसी क्रम में आपको अगला सवाल पढ़ाएंगे। देखिए पहला सवाल 9वें सवाल का, निम्नलिखित पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। -2 से 4 कम, -2 से 4 कम। अब इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो -2, तो -2 हमारा यहाँ पर है, -2 से 4 कम है। कम कह रहा है तो बाईं ओर, कम कह रहा है तो बाईं ओर, अभी बताया था, कम बाईं ओर, अधिक दाईं ओर। तो 4 कम है तो 1 2 3 और 4, तो -2 से 4 कम, तो ये माइनस हो जाता है, -2
से 4 कम है तो बराबर माइनस का 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। अगर यहीं पर कहता कि -2 से 4 अधिक, तो -2 से 4 अधिक, तो -2 से +4 अधिक, तो बराबर 2 प्लस का। तो देखिए 1 2 3 और 4 यहाँ पर आता, तब यहाँ पर आता। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा को दर्शा सकते हैं। तो इसी क्रम में आपको अगला सवाल पढ़ाएंगे। देखिए 10वां सवाल हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो -14 का निरपेक्ष मान, -14 का निरपेक्ष मान, तो ये माड लगा लेते हैं। इस तरह से जो लाइन खींची होती है इसे माड कहते हैं। -14 इसके अंदर लिखेंगे तो ये माड हट जाएगा और हमारी जो संख्या है वह धनात्मक हो जाएगी। अगर धनात्मक है तो भी धनात्मक रहेगी, यदि धनात्मक नहीं है तो ये धनात्मक हो जाती है, तो 14 आ जाएगा इसका मान। तो इस प्रकार से शून्य का धनात्मक, जो शून्य का निरपेक्ष मान होगा वो शून्य ही होगा, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होगा। देखिए 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, प्लस लिखेंगे, 5 लिखेंगे और प्लस माड हटा देंगे, तो ये हमारी परिमेय जो संख्या है, संख्या हमारी धनात्मक हो जाएगी। ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 8, तो बराबर 8 5 13। इसी तरह से इसमें भी पहले माड लगा लेंगे। अब इसमें माड के अंदर माइनस का चिन्ह लगा है तो सबसे पहले इसमें से घटाना है, तो 135 से 17 घटा देंगे, तो 15 से 7 घटाएंगे, 8 बचेगा। यहाँ 2 रह गया, 2 से 1 घटाया, 1 फिर 1, 118। माड हटाएंगे तो धनात्मक संख्या ही है तो धनात्मक ही होगी। ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक हो जाती, यानी ऋणात्मक होती तो भी धनात्मक हो जाती। यानी चाहे माड के अंदर धनात्मक हो पूर्णांक या ऋणात्मक, लेकिन माड हटाने पर वह पूर्णांक धनात्मक में बदल जाता है। तो इसमें आप 12वां सवाल आप हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में जो छोटे और बड़े का चिन्ह लगाना होता है या बराबर का चिन्ह लगाना होता है, वो चिन्ह लगाने हैं कि कौन छोटी है कौन बड़ी है, यानी कौन सा पूर्णांक छोटा है कौन सा पूर्णांक बड़ा है, ये चिन्ह लगाने हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में है ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य। जैसे शून्य का विपरीत शून्य है, शून्य के विपरीत क्या है शून्य, शून्य का कोई विपरीत होता ही नहीं है, शून्य का शून्य ही होता है। फिर सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो आप जानते ही हैं सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा, शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, तो सबसे छोटा पूर्णांक शून्य। जब ऋणात्मक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में लिख देते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी जब हम प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं ऐड कर देते हैं, यानी उनको भी लिख देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो वह इंटीजर्स पूर्णांक कहलाते हैं। इस प्रकार से एक्सरसाइज समाप्त होती है। थैंक यू।